जय एमबीडी सभी साथियों को। दीपा पवैया से आप सभी लोगों का जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ और सभी को मैं सबसे पहले मैं अपनी कहानी जो है सामने रखना चाहूंगी कि मेरी कहानी को सुनकर कुछ मीटिंग को सुन रही हैं और जो भी आगे मेरे साथ आएंगी वो कहानी से अपने आप को मैच कर सकें और अपने आप की तुलना कर सकें। तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मेरे पिताजी ट्रेडिशनल बिजनेस में थे और कहीं ना कहीं बड़े परिवार की बड़ी बेटी होने के साथ साथ मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को मुझसे काफी उम्मीदें थी और मेरे दिल में भी एक सपना हुआ करता था कि मैं अपने पिताजी का बेटा बन के उनका सहयोग करूं। बेटा बनने की जो चाह थी मेरी कि मतलब भगवान ने मुझे भले ही बेटी बना के भेजा है, लेकिन मेरे अंदर एक सपना हुआ करता था कि मैं अपने पिताजी का हमेशा बेटा बनकर ही उनका सपोर्ट करूं और कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे पिताजी का नाम मेरे कामों से ऊंचा हो। लेकिन कहते हैं ना कि बेटियों के लिए कुछ ना कुछ सपने दब जाते हैं और ऐसा ही हुआ कि परिवार में मैं अकेली बेटी नहीं थी। मेरे पिताजी पे और भी मेरी 3 बहनों का भार और भाई का भार था। तो सबसे बड़े होने की मुझे थोड़ी सी ये सजा मिली कि पिताजी ने मेरी शादी, गांव का माहौल हुआ करता था मेरे परिवार में, तो उसी के चलते मेरी 19 साल की उम्र में शादी कर दी गई। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि यहाँ आने, ससुराल में आने आई तो मेरे को मेरे दूसरे माता पिता मेरे सास ससुर के रूप में मिले। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई बंद नहीं की। शादी से पहले मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे को आगे और पढ़ाया, बीएड कराई और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा समय के बाद मैंने अपनी कोचिंग चालू करी। फिर मैं स्कूल में जाके टीचिंग का काम करने लगी। और लेकिन स्कूल में जो मैंने 2012-13 से टीचिंग का काम जो चालू किया था, अभी भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे सपने कहीं ना कहीं अधूरे होते हैं तो जो मन में चल रहा होता है वो हमें कभी ना कभी झकझोरता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं ये सोचती थी कि क्या मैं इस नौकरी के लिए ही हूँ, क्या मैं इस नौकरी से अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे हाथ में, जब हम कुछ आगे हमें कुछ नहीं दिखता है तो जो फिर हमारे हाथ में होता है, जितना होता है हम उसी में खुश रहने लगते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ कि मैं अपनी नौकरी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में खुश रहने लगी। लेकिन कुछ समय पहले मेरी लाइफ में जेएमबीडी बिजनेस करीब 3 साल पहले आया। तो एक हीरा आया था मेरे हाथ में, लेकिन मैंने उसको पत्थर समझकर, कांच का टुकड़ा समझकर छोड़ दिया। छोड़ दिया। वो दिन मुझे अभी भी याद है कि ओम सर से मेरी जो फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, मेरी सरोज बुआ जी जो मेरी अपलायन है, जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आई हैं, तो उनके यहाँ मेरी ओम सर से मुलाकात हुई। तो ओम सर ने मुझे काफी समझाया, बिजनेस का बारे में भी बताया। लेकिन उस समय मेरे माइंड में सिर्फ एक बात सेट थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे अंदर जब हमें कोई सामने से किसी चीज के लिए बोलता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम इस लायक नहीं है। या फिर कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड रहता है कि हम इस काम को हम क्यों करेंगे, हम तो अच्छा काम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको अच्छा नहीं मानती थी, या कुछ मतलब मेरी दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं था इसके बारे में। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या है। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी ज्यादा गहरी जानकारियां नहीं थी, लेकिन सर ने मुझे कुछ चीजें समझाई, कोशिश करी समझाने की। लेकिन मेरे पास उस समय हाँ करने का कोई भी रीजन मैंने नहीं उनके सामने रखा। सिर्फ सारी चीजें ना करने की उनके सामने रख दी। सिर्फ बिजनेस को ना करने के लिए ही मैंने से किया। और सर ने मुझसे उस समय एक बात भी कही
दीपा जी, आज आप जो ना कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने इस फैसले पर थोड़ा आपको पछताना पड़ेगा। और वो समय भी मेरे साथ आया। तो उस समय जब सर की मैं इस बात को सुनकर और प्रोडक्ट लेकर वहां से चली आई। प्रोडक्ट को का मैंने यूज किए। प्रोडक्ट तो मैं यूजर तभी से बनी हुई थी, प्रोडक्ट तो मैं अपने घर में यूज कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कभी ना कभी हमें किसी ना किसी काम के लिए हमें जो चुन चुन लेता है, तो पहले हमें वो थोड़े से संकेत देता है। अगर हम उन संकेतों को नहीं समझते हैं, तो फिर भगवान हमको अंदर से पूरा झकझोर के रख देता है। वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ ये हुआ, अगर कोरोना नहीं आता, कोरोना जो आया, शायद मेरी लाइफ में सभी के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। मेरे लिए भी हुआ था, लेकिन कोरोना के चलते ही मैंने जो परेशानियां झेली, क्योंकि स्कूल जो चल रहा था तो वो भी मेरा बंद हो गया, कोचिंग भी बंद हो गई, हस्बैंड का जो भी नौकरी थी वो भी छूट गई। तो उसी को चलते मैंने काफी परेशानियों अ, उसी के चलते मैंने काफी परेशानियों को झेला। और घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ती चली गई। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगने लगा कि हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ साइड में कुछ और काम भी करके रखना चाहिए था। लेकिन उस समय हमारे पास ऐसा कुछ काम नहीं था। तो इसी के चलते मैंने देखा और अपने मन में बहुत ही गहरा विचार में सोचती रहती थी, करती रहती थी कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। तो लेकिन मेरे को उस समय जेएमबीडी की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद इसको कर ही नहीं पाऊंगी। और इसी के चलते जब मैंने देखा कि आज जो मेरे सास ससुर हैं, वो तो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में थे, तो उनकी तो पेंशन है, तो वो तो अपनी पेंशन से चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी अपना जो कमा लेते थे उससे हम अपने बच्चों को की परवरिश दे रहे हैं। लेकिन जो मेरा सपना था, जो मैं चाहती थी कि एक अच्छी लाइफ हो, एक लग्जरियस लाइफ हो, वो हम नहीं कर पा रहे थे। और मैं जब देखती हूँ, सोचती हूँ कि मतलब मेरे सास ससुर जो है, उनका तो एक पेंशन है, तो उससे वो अपना खर्चा जैसे निकाल भी रहे हैं। लेकिन ना तो मेरे पास और ना ही मेरे हस्बैंड के पास में इस तरीके की कोई नौकरी है, ना ही कोई सरकारी जॉब है, ना ही कोई ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस है जिससे हमारी लाइफ आगे सिक्योर हो जाए। क्योंकि जो मेरे सास ससुर हैं, उनको आज हम कुछ नहीं ज्यादा दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे खुद के ही खर्चे इतने हैं, बच्चों के खर्चे इतने हैं। तो हम उनका वो हमारे ऊपर निर्भर हैं, लेकिन हम फिर भी ज्यादा से अच्छे कुछ उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं। और तो मैं उन्हीं के लिए, उन्हीं को रख के अपनी तुलना उनके साथ और उनकी लाइफ जो इस समय चल रही है उसी को देखते हुए मैं अपने आप को वहां पे रखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई, पापा जी के पास, मम्मी के पास तो फिर भी पेंशन आ रही है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई स्रोत है ही नहीं, क्योंकि हमें तो कभी पेंशन आनी ही नहीं है। तो इसी के चलते फिर ओम सर का जो फॉलो अप था, अलका जी का जो फॉलो अप था, जब उनके फोन आते थे तो तब उस समय तो मैं नहीं उठाती थी। लेकिन कोरोना में जब मैंने ये सारी चीजें देखी, तो फिर मैंने अलका जी का फोन फिर भी नहीं, मैंने इतना नहीं दिमाग में लगाया। फिर क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगी। मैं बार बार आपसे इस बात पे इसलिए जोर डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमें लगता है ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर बहुत सी चीजें ऐसी छुपी होती हैं जिसको हम अपने मन से ही सारा मान लेते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हमें सामने से अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, तो फिर हम उभर कर आते हैं और फिर हम उस काम को कर सकते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ कि अलका जी का फॉलो अप, और इधर मेरी सरोज बुआ जी जो मेरी अपलाइन है, वो जुलाई में जो सेमिनार उन्होंने लखनऊ में अटेंड किया, अलका जी ने मुझे भी बहुत फोर्स किया, लेकिन मैंने उससे पहले कोई भी सेमिनार, ना ही कोई मीटिंग मैंने कभी अटेंड नहीं की थी। फिर जब बुआ जी जुलाई में वहां गई, तो उनने वहां जो सब सारी चीजें देखी, तो वो काफी वहां से प्रभावित हुई, काफी मोटिवेट हुई। फिर अगस्त में उनने मुझे प्रमोट किया कि आप इटावा चलो। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है। तो मैं उस परमपिता परमात्मा का दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उनने मुझे ये अवसर दोबारा से फिर दिया। और बुआ जी के कहने पर, सरोज जी के कहने पर हम लोग इटावा गए। और हस्बैंड भी मेरे भगवान की कृपा से तैयार हो गए, और वो भी मेरे साथ इटावा जब हम लोग गए,
वहाँ पे हमने अमित जी का मान सम्मान देखा, वहाँ की जो हमने मीटिंग देखी, जब हम वहाँ की बिजनेस की गहराइयाँ जब हमारी समझ में आई, अमित जी का मान सम्मान सारा देखने के बाद, और मेरे हस्बैंड को बहुत सी चीजें वहाँ पे क्लियर हो गई। और उससे पहले ना तो वो कभी ओम सर से मिले थे, और ना ही अलका जी से, ना ही रमेश सर से। उनकी इटावा के जो भी मीटिंग थी, सेमिनार था, उससे पहले वो कभी किसी से नहीं मिले थे। लेकिन वहां पे फिर रमेश सर से उनकी मुलाकात हुई, और सारी चीजों को उनने देखा, समझा। फिर वहां से रास्ते में आते ही आते हम लोगों ने, तीनों लोगों ने, बुआ जी के सपोर्ट के साथ, हमने स्टोर की प्लानिंग रास्ते में ही कर ली। और फिर वो मैंने स्टोर ओपन किया। और स्टोर जब से मैंने ओपन किया है, तब से मैं बहुत ही खुश हूँ। और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिसको भी मैं प्रमोट करती हूँ, जिसको भी मैं अपने फूड सप्लीमेंट्स देती हूँ, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और इसी के चलते मैं आप सभी बहनों को, जो भी मुझे सुन रही हैं, और उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे जो बिजनेस मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो इसमें हमें लगता है कि डिफिकल्ट है, हमें लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट है। मतलब मैं अपने शब्दों में कहना चाह रही हूँ कि जैसे मतलब हम अपने आप में ही ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हम इसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो हुनर है, हमारे अंदर वो आत्मशक्ति है कि हम हर चीज पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम क्या है ना कि हम एक मानसिकता में दबे हुए रहते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन उस मानसिकता को जब मैं उस मानसिकता को हटा सकती हूँ, तो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैंने जैसे स्कूल को ज्वाइन किया, और कराने लगी, और अभी भी करा रही हूँ। और तो फिर मैं उसके साथ साथ जब मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है, और बहुत ही सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे। क्योंकि सर का, ओम सर का, रमेश सर का, और अलका जी का, मुकेश सर का, मेरी बुआ जी का, ग्रेट अपलाइन जो भी है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं। और कभी भी मैं निगेटिव होती हूँ तो वो मेरा साथ देती हैं। तो मैं तो आप सभी लोगों को, अपनी सभी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि आप भी इस बिजनेस में आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा अलग है। अलग है, अलग इसलिए है क्योंकि हम कुछ सादा करने के लिए नहीं बने हैं, हम कुछ अलग करने के लिए बने हुए हैं। क्योंकि महिलाएं जो है ना, मतलब हम घर में अपने कामों में, काम काजों में फंसे रहते हैं। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, और मेरा आगे का जो भी उद्देश्य है, मैं यही चाहती हूँ कि जेएमबीडी जो बिजनेस है, वो महिलाओं के लिए एक वरदान बना हुआ है, एक वरदान बन के साबित होगा। क्योंकि मैंने जिस जेएमबीडी बिजनेस को मैं 4 साल से कर रही हूँ, और आगे करना तो दूर है, शायद मैं उसको जीने लगी हूँ। अब धीरे धीरे मैं उसकी हर गहराइयों को समझ समझ कर जीने लगी हूँ। और ओम सर की वो बात मुझे अभी याद आ जाती है कि दीपा जी, आप कभी ये कहोगे कि सर हमने लेट हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो तो गई हूँ, लेकिन आगे जो मैंने 3 साल अपने खराब किए हैं, उन 3 सालों को मैं, जहाँ तक है, मैं अपने पूरे प्रयासों से जेएमबीडी को करती रहूंगी। और चाहूंगी कि आगे मैं 1 साल के अंदर में अपनी जो 3 साल मैंने खराब किए हैं उसको कवर करूं, उसको 1 साल के अंदर में मैं अपनी काफी चीजों को, काफी चीजों में सुधार करूं। और मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा अचीवमेंट मैं 1 साल के अंदर में पाऊं। अभी जो 23 अप्रैल को जो एनिवर्सरी है हमारी, उसमें भी मैं एक अच्छा अचीवमेंट लेकर जाने के पूरे प्रयास में लगी हुई हूँ। और जैसे मेरा जो मानना है कि मैं एक हाउसवाइफ थी, फिर मैं एक टीचर बनी, एक साधारण परिवार से थी, लेकिन आज जो मैं करना चाहती थी वो कहीं ना कहीं मुझे मिल चुका है। और मेरे को जो मौका दोबारा से ईश्वर ने दिया है, मैं अब उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती हूँ किसी भी कीमत पे, मैं उस मौके को भुनाना चाहती हूँ। तो इसी के चलते जो महिलाएं
आज जो महिलाएं घर में बिचारी बनकर रहती हैं, जो महिलाएं घर में जिनको बिचारी माना जाता है, तो वो महिलाएं बिचारी नहीं, आज वो महिलाएं व्यापारी बनेंगी। इस जेएमबीडी बिजनेस में वो ताकत है कि हर एक महिला व्यापारी बन सकती है, और हर एक महिला आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सकती है, अपने बच्चों का सहयोग कर सकती है, अपने घर में अपने पति का सहयोग कर सकती है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं तो आपको अपने आप से सारी चीजों को बता रही हूँ, तो आप लोग, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी धीरे धीरे इस बिजनेस को समझें, जैसे मैंने समझा है, और आप लोग भी आगे आए, और इसी में चलते हुए कुछ मेरे साथी भी हैं यहाँ पर, जो लोग मुझे मोटिवेट भी करते हैं, और कुछ नई ज्वाइनिंग भी अभी लगी हुई है। तो मैं उन लोगों से भी आपका सबसे आपकी बातचीत करवाऊंगी। और इसी के चलते सुधांशु जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप सरोज जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। जय जेएमबीडी सभी साथियों को, सभी बहनों को मेरे तरफ से नमस्ते। मैं सरोज सिकरवार ग्वालियर से, न्यू रचना नगर, भिंड रोड, ग्वालियर। और मैं इस बिजनेस में एक बीमारी के जरिए से आई थी। आज वो मेरी बीमारी बहुत अच्छे से ठीक हो गई, और मेरा यही एक उद्देश्य है कि सभी साथी, सभी भाई बहनें सभी ठीक हो। इसका मतलब यही है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, यही मैं सोचती हूँ। सभी लोगों की बीमारी अच्छे से ठीक हो जाए, और अच्छे से सभी लोग करें इसको। और मेरा तो प्रयास यही है, सब लोगों को अच्छे से बताना, और मैं यही कर रही हूँ सभी के लिए कि आज भगवान की कृपा से ऐसे दद्दा जी ने प्रोडक्ट बनाए हैं कि इससे हर आदमी का जो भी इलाज देती हूँ वो अच्छे से ठीक होती है, और मैं भी ठीक हो गई। बिल्कुल मेरी एलर्जी इतनी थी कि मैं, डॉक्टर ने मुझसे यही बोल दिया था कि आप कभी ठीक नहीं होगी, जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो मुझे तो बहुत इस बात की चिंता थी कि ये कैसे ठीक होगी, पर इतनी अच्छी मतलब इसमें दवा आई, मैंने यूज करी, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और सभी साथियों को और 2-4 लोगों को भी मैंने ठीक किया है, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और ओम सर और मुकेश सर, रमेश सर, दद्दा जी, सभी को मैं, अलका जी, मुझे सबको बहुत धन्यवाद, आज मुझे बोलने का अवसर मिला। और मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बिजनेस में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग, सभी भाइयों बहनों सभी का साथ अच्छा है। रमेश सर मतलब बहुत अच्छे से करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब यहाँ पर परेशानी थी दवा क्यों, आज दवाई बढ़िया स्टोर खुल गया, मुझे बहुत खुशी हुई, और डिपो भी आ गई। अब तो आगे मतलब सारी समस्या खत्म ही होती जा रही है, और ग्वालियर में बहुत अच्छे से मतलब ये बिजनेस फैल रहा है, और बहुत अच्छे से चलेगा। और मैं अपनी बातों को यहीं विराम करती हूँ। सभी का धन्यवाद, बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दीपा जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, शुरुआत बहुत ही अच्छी की आपने। और बहुत ही अच्छी शुरुआत सरोज जी ने भी की, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
और ऐसे ही जब हम जो मीटिंग में बोलते रहेंगे तो एक दिन हमें बहुत ही अच्छा बोलना भी आ जाएगा। और आगे जैसे कि दीपा जी को मीटिंग तो पूरी कंटिन्यू रखनी थी, बाकी माइक अनम्यूट हो रहा है। और आगे जो बुलाने का अवसर जो था, आरती चौहान जो मैम है, अभी मैम की न्यू ज्वाइनिंग हुई है लेकिन काफी एक्टिव है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और काफी समय से उनके साथ मैं भी चल रही थी और वो भी देख रही थी, लेकिन आज जो सिस्टम में वो आई है मैम, तो ये पूरा श्रेय रमेश सर को जाता है कि रमेश सर आज उनको लेकर आए, कैसे आए लेकर, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी की बातें तो मैम ही रखेंगे। तो सर आरती चौहान के नाम से है, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। मैं सबसे बड़ों को नमस्कार और जय माता दी बोलना चाहती हूँ। और मैं अभी तो 2 दिन ही हुए मुझे आई हुए, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं इटावा जिला से बिलोंग करती हूँ। ससुराल मेरी मैनपुरी है। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, माँ वैष्णो देवी की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सुनील सिंह चौहान, मिसेस आरती सिंह चौहान हूँ, जो मेरे पति का नाम है। और मैं क्या बोलूं सर के बारे में, तो मैं ये कहूंगी कि कुछ जादू है उनके पास। मैंने तो 3 साल पहले अलका जी से, सरोज जी से, जो सरोज जी रिश्ते में मेरी समझने लगती हैं, उनकी लड़की मेरे यहाँ शादी हुई है, रिश्ता है मेरा। उन्होंने बहुत मुझे समझाया, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब कोई अपनी स्ट्रगल जिंदगी जीता है या संघर्षों से जीता है, तब इन चीजों को दौड़ता है। शायद इन चीजों से हम परे थे, मुझे सब कुछ मिल रहा था इच्छा अनुसार, सारी सुख सुविधा थी, सब व्यवस्था थी हमारे पास, तो इन चीजों को हम सोच नहीं पा रहे थे। उसके बाद मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं क्या बोलूं, और मैं अपने आप में ही खोती चली गई। मुझे सरोज जी ने बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों से मिलवाया, मीटिंग में, इटावा मीटिंग में लेके गई। दीपा जी के यहाँ पे जब ओपनिंग हुई स्टोर की, वहां पे भी लेके गई। वो मुझे वहां पे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा दुनिया में मरते तो सभी हैं, लेकिन शायद अपनी पहचान लेकर के मरे तो ज्यादा अच्छा होता है। घर में रह के घुट घुट की जिंदगी बहुत बोरिंग सी लगने लगी थी। मेरे पति, मेरा बच्चा जो आज उसकी एज 30 साल की है, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट है। बस वो लोग यही चाहते हैं कि कैसे भी किसी भी तरह से मेरी माँ खुश रहे। और मैं जब इटावा से लौट के आई, तो सर श्रीवास्तव सर से मेरी थोड़ी मुलाकात हुई और हम लोगों की पर्सनल बात हुई, मेरे बच्चे के बारे में, मेरी घर के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई अपना बहुत अजीज, मेरे करीबी कोई मुझसे बात कर रहा हो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि बाहर के लोगों से भी इतना प्यार मिलता है। मैं तो ये समझती थी जब कोई रिलेशन होता है, कोई रिश्ता होता है, कोई अपने होते हैं, बस वही सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो सब भी सपोर्ट करते हैं जो अपने नहीं होते हैं, फिर भी अपने हो जाते हैं। आज मुझे 2 दिन हुए हैं जुड़े हुए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि मेरा ये परिवार हो गया है, मेरे ये अपने सब सारे सदस्य हो गए हैं। और मैं ये सोचती हूँ इस परिवार को, जैसे एक गृहिणी का काम होता है परिवार को बढ़ाना, तो मैं ये सोचती हूँ इस परिवार का नाम मैं कहाँ तक ले जा सकती हूँ। बस रात दिन में इसी उधेड़ में रहती हूँ कि मैं कितना आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये सत्यता है, इसमें हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, जो भी है सत्य है। मैं प्रोजेक्ट तो वैसे 1-2 साल से यूज कर रही थी, सोप मैं हमेशा करती थी, उससे बहुत अच्छा लगता था, ड्राई स्किन नहीं होती थी और ऐसा लगता था कि थोड़ा ग्लो सो भी आता है। पंच तुलसी है, उसको भी मैंने यूज किया, और एलोवेरा वगैरह मैं यूज करती हूँ। आज तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट यूज करने लगी हूँ। मैंने दद्दा जी को नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी थैंकफुल हूँ दद्दा जी के लिए कि उनने अपना पैसा, मनी लगा करके, अपना दिमाग लगा करके इतना सब कुछ हम सबको दिया। अगर दद्दा जी ने 10 कदम बढ़ाए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम 100 कदम आगे बढ़ाएं, 1000 कदम आगे बढ़ाएं।
इस प्रोजेक्ट को दद्दा जी का ना समझ के, अपना समझ के इसको इतना फैला दे। एक जमाना ऐसा था कि लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, क्यों ना हम मिलकर अंग्रेजी दबाव को खदेड़ दें। क्या काम है उनका यहाँ पे? हमारा देश, हमारा भारत, हमारा पैसा, फिर क्यों दुनिया दूसरा देश ले जा रही है? उस पे हमारा अधिकार है, हमारे लोगों का अधिकार है, हम क्यों ना उस पे अपना कब्जा करें। मुकेश सर को मैंने देखा है, पर्सनल बात तो नहीं हुई है, उनको सुना भी है, और मैं बस ये चाहती हूँ कि इन सब का मुझे सपोर्ट मिले और इस ग्वालियर में मैं एक ऐसा झंडा गाड़ सकूं कि जहाँ सिर्फ JMBD ही लोगों की जबान पे अगर कुछ निकले तो एक यही शब्द निकले, दूसरा कोई शब्द ना हो। क्योंकि कहते हैं ना, हमें संघर्ष करना है, संघर्ष की पहचान तभी होती है जब हम संघर्षों से गुजरते हैं। अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, लेकिन आज एक जज्बा जागा है मेरे अंदर। मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर किसी की खुजली हो रही है, किसी के कान में पस निकल रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी की रूसी पड़ रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं क्या डॉक्टर बन गई, बड़ा अच्छा लगता है। मैं कल गिरिराज जी गई और मेरे साथ 19 लोग थे, लेडीज थी, जेंट्स भी थे। जब मैं बोल रही थी तो मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा था कि मैं 2 दिन से जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा ही प्रोजेक्ट है, मेरा ही परिवार है, मैं अपने को बढ़ा रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने घर पे आके किट बनाई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के बस एक फ्रेंडों को बुलाऊं, साथ उनके घर जाऊं, उनको जोड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं, एक जज्बा सा जागा है मेरे अंदर। और मैं अपने से बड़ों को, गुरुओं को, उमेश सर, रमेश सर, इन सबसे मैं ये चाहती हूँ, अलका जी, सरोज जी, दीपा जी, कि मुझे इतना सपोर्ट दे दो कि मैं पीछे मुड़ के ना देखूं कभी, मैं आगे ही बढ़ती जाऊं। वैसे तो मुझे अभी किसी चीज का ज्ञान नहीं है इस बारे में, मैं इस कंपनी के बारे में अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ कि इसमें सत्यता तो है, कहीं ना कहीं इतनी सत्यता है कि मैं तुझे कहती हूँ कि जॉब में क्या रखा है। पहले तो मैंने 30 साल तक पढ़ाई करवाई, उसके बाद फिर जॉब में क्या मिला? 30,000, बहुत अच्छी जॉब, 40,000, 50,000, लेकिन नाम कहाँ है उस जॉब में? हम कलेक्टर तो बन नहीं गए, हम मोदी तो बन नहीं गए जो मेरी पहचान हो गई, नहीं कोई जानता है। लेकिन आज हमें सभी सुन रहे हैं, आज हमें सभी जानेंगे। पैसे मिले ना मिले, लेकिन मुझे मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा। मैं इसकी हकदार हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हर गृहिणी का ये सपना कहीं ना कहीं तो होता है। एक छुपी आत्मा में, छुपे मन में एक ये चीज होती है कि हम भी बाहर निकलें, हम क्यों इस बेड़ियों में रहें। लेकिन हम सब कह नहीं पाते हैं, समाज की वजह से, कुछ अपनों की वजह से हम चुप रह जाते हैं। लेकिन इस कंपनी ने आज हमको वो सब कुछ दिया, वो सब कुछ दिया। हमें बात करने में प्राउड होता है, गर्व होता है हमें बात करने में, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम जब किसी को ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं, यूज करता है, तो वो खुद हमारी तारीफ करते हैं, कहते हैं वाह, ये अभी तक कंपनी कहाँ थी, हम लोग कितने पिछड़ गए थे, हम लोगों ने कुछ अभी तक जान ही नहीं पाया। इसलिए मैं कोशिश भी कर रही हूँ और भगवान से दुआ भी करूंगी, उस माता रानी से, हे माँ, जो तेरे नाम से ये कंपनी चल रही है, इस ग्वालियर में मॉल बनवाए जाए, उसके इस मॉल बनवाकर एक ऐसा, एक ग्वालियर, शायद ही मेरे नजर में तो, मैं बंबई गई थी तो ग्वालियर का लोग गांव बोलते थे, गांव, ऐप में डालो, कहीं डालो, तभी समझ में आता था, लेकिन ग्वालियर कोई नाम नहीं था। लेकिन आज ग्वालियर के लोगों से मैं प्रार्थना करूंगी और कोशिश भी करूंगी, इतना काम करो, इतना काम करो कि इसको गांव नहीं, विदेश तक इस ग्वालियर का जबान पे नाम हो। ऐप में डालने से नहीं, जबान पे आ जाए कि ग्वालियर वहां पे है। ग्वालियर के लोग ऐसे एक्टिव हैं, ग्वालियर की महिलाएं, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, सभी अपना योग दें और सभी योग दे करके इसको आगे बढ़ाएं। ये उमेश सर, रमेश सर या दद्दा जी का ही नहीं, हम सबका प्रोजेक्ट है, हम सबका परिवार है। मैं तहे दिल से इस परिवार का धन्यवाद देती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, जैसे मुझे सद्बुद्धि इसमें जोड़ा,
ऐसे हर उस बच्चे नौजवान को, जवान को, और यहाँ तक जो काम करने योग्य बुजुर्ग, ज्यादा बुजुर्ग नहीं, ठीक है, काम करने लायक हैं, और महिलाओं को, सबको ये दें, दिमाग में डालें, हाँ इसमें मुझे काम है, फायदा है, मेरा नाम है। मुझे एक चीज बड़ी प्राउड होती है, बहुत खुशी मिलती है इस बात में। रात में जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जब मैं मरूंगी ना तो हजारों की आंखों में आंसू होंगे। एक बार लोग सोचेंगे, यार अपने ग्रुप की एक सदस्य चली गई, अरे घंटे नहीं, दिन नहीं, लेकिन चंद मिनटों के लिए उनकी आंखों में आंसू होंगे, कितना प्राउड होगा। वैसे तो मैं अगर मरूं ना तो मेरे घर के रोएंगे, मेरे रिश्तेदार रोएंगे, लेकिन आज मेरे लिए आप सब रोएंगे। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं कोशिश करती कहती हूँ और अपने तहे दिल से कहती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी। जय माता दी। बहुत अच्छे आरती जी, आपने पूरी मीटिंग में जान डाल दी। मेरा तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा था तो अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन अभी आपको मरना नहीं है, अभी तो हमें बहुत लंबा चलना है, बहुत बिजनेस करना है। ग्वालियर का नाम जो आपने बोला है, जो आपका सपना है, और शायद कहीं ना कहीं हम लोगों का भी सपना है, ग्वालियर के नाम से अभी तक मैं और दीपा जी, सरोज जी जाने जाते थे। कि हम 3 लेडीज 300 पे भारी पड़ेंगे, तो बात एकदम सही है। और आपके अंदर का जो जज्बा देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम में आप जैसे लीडर आ रहे हैं, और मैं आप जैसे लोगों के साथ काम करूंगी। और 2 दिन के अंदर में आपने इतना अच्छा बोला, बहुत काबिल तारीफ है आज आपके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की मीटिंग में बोलने के लिए। तो नीलम जी को भी मैंने आज मीटिंग के लिए बोला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उनका मैसेज आ गया है कि वो नहीं ले पाएंगी मीटिंग, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, उनके घर में किसी की तबीयत खराब है, उस वजह से वो नहीं ले पाएंगी मीटिंग। तो आगे हम अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि हमारे मैं जैसे आज जो आरती जी ने भी बताया कि माता रानी की कृपा से ये जो बिजनेस हम लोगों को मिला हुआ है उसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं। और आरती जी ने जो भी बातें कही, काफी अच्छी बातें कही, आज सरोज बुआ जी ने भी काफी अच्छी बातें करी। और जहाँ तक है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास करने वाले हैं। और जैसे कि मीटिंग का जो भी आज का जो सॉरी आज की जो मीटिंग का जो टॉपिक है कि जेएमबीडी महिलाओं के लिए वरदान, तो जेएमबीडी बिल्कुल महिलाओं के लिए वरदान के रूप में साबित होगा। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं बहनें, मेरी माताएं और बहनें, सुने समझे, इस बिजनेस को करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस जो है महिलाओं का बिजनेस है। महिलाओं का बिजनेस कैसे है, अब मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहूंगी कि जैसे घर की जो भी खाना महिलाएं बनाती हैं, तो उसमें मसाले, अपने घर के मसाले चेंज कर दें, और जो भी दाल है, चावल है, हम अपने किचन के सारे प्रोडक्ट चेंज कर दें। उसके बाद बाथरूम का जो भी प्रोडक्ट है वो भी महिलाएं ही खरीद के लाती हैं, महिलाएं ही चूज करती हैं, महिलाएं ही बताती हैं कि हमको क्या चाहिए। जेंट्सों का कोई भी ज्यादा चॉइस नहीं होती है इन चीजों में, कि साबुन से नहाना है कि शैम्पू से नहाना है, ये जेंट्सों का मैटर नहीं रहता है। उनको तो सिर्फ आप लोग स्लिप पकड़ा देते हैं और वो लेके आ जाते हैं। तो फिर उसमें हम महिलाएं मिलकर उन प्रोडक्टों को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम जेएमबीडी के किचन के प्रोडक्ट और बाथरूम के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है अपने परिवार के स्वास्थ्य की, तो वो भी महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारी रहती है कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से इलाज कराना है,
अगर महिलाएं चाहें तो वो हमारे सारे जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स जो भी फूड सप्लीमेंट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, जैसे तुलसी हुआ और गिलोय हुआ, ये तो हम डेली में यूज करते ही हैं। और हम जैसे आज मैं जहाँ भी फील्ड में जाती हूँ या जिन लोगों से भी मिलती हूँ जिन लोगों से भी मिलती हूँ जिन लोगों से भी मिलती हूँ तो वो मतलब किसी ना किसी तुलसी का मुझे बता ही देते हैं कि मतलब हम इस तरीके से तुलसी यूज करते हैं, तो हम जेएमबीडी की तुलसी यूज करा सकते हैं, वहाँ पे हम अपने प्रोडक्टों को प्रमोट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम जो भी मार्केट से जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उससे हमें कुछ भी वापस नहीं आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो भी है प्रोडक्ट है उनपे 10% से 60% तक हमें डिस्काउंट मिलता है। तो मार्केट से तो हमें सारे प्रोडक्ट एमआरपी पे ही मिलते हैं, लेकिन जो बहनें हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो इन चीजों को जब समझ जाएं, इन चीजों की वो गहराई पे जाएं और वो समझें, तो वो इसी डिस्काउंट से, इसी मतलब एमआरपी और डीपी का जो भी बीच का मार्जिन है, उसी से वो काफी अपनी इनकम कर सकती हैं। और फिर उसके बाद जो भी मार्केट से हम जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका हमें कुछ भी कैशबैक नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जेएमबीडी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सारे प्रोडक्टों में कैशबैक भी आता है, वो भी 6 से 22%। तो हम जब शुरुआती दौर से अगर हम इन सारी चीजों को समझ लेंगे तो हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और ये सारा सारा काम जो भी है वो महिलाओं के हाथ में रहता है। तो सिर्फ हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा इसके लिए हमें सिर्फ अपने घरों के रैपर चेंज करने हैं, अपने आसपास के लोगों के रैपर चेंज करवाने हैं। हम किचन के और बाथरूम के प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद जैसे कॉस्मेटिक की बात आती है, कॉस्मेटिक की बात को लेके चल तो जैसे हमारे जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, मैंने एक एक करके सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं। क्योंकि हम मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लाते हैं उनमें एक तो केमिकल वेस्ट रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी स्किन को, हमारे बालों को खराब होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, चेहरे के खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कभी कभी तो साइड इफेक्ट भी उनका आ जाता है। लेकिन जो भी है जेएमबीडी के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक हैं और नेचुरल वेस्ट हैं, तो उनसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें धीरे धीरे महिलाओं को, जैसे मैंने आज कुछ महिलाओं को समझाया है, कुछ महिलाएं चालू भी हुई हैं और कुछ महिलाएं जैसे मेरे यहाँ से शॉपिंग भी कर रही हैं। और अभी जैसे जिन लोगों की जैसे आईडी नहीं लगी है लेकिन वो भी शॉपिंग कर रही हैं, तो काफी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। कॉस्मेटिक आइटम भी मेरे यहाँ से अच्छा निकलता है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। महिलाएं जब आके कहती हैं मैडम आपकी लिपस्टिक काफी अच्छी है, मैडम आपका हेयर सीरम अच्छा है, मैडम आपका फेस वॉश काफी अच्छा है। तो इसी के चलते हम लोग धीरे धीरे उसको जो भी है अपनी महिलाओं की टीम बनाकर और जेएमबीडी बिजनेस को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और आगे जाकर वो हर महिला के लिए वरदान बन सकता है। अब क्या है कि हम इसी के चलते हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम अभी जो भी मुझे लोग मिलते हैं या जो भी बहनें मिलती हैं, तो वो मुझसे ये कहती हैं कि हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे माइंड में एक बात सेट रहती है कि हमारे लिए डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफरेंट बिजनेस है। मतलब ये कुछ अलग है। अलग क्यों है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा उदाहरण देके बताना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए गुजराती है, हमारे देश में काफी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती हुई, बंगाली हुई, पंजाबी हुई। तो इन सारी भाषाएं, अगर मैं इन गुजरात के लोग जो भी, जैसे जो कल हम एक मीटिंग सुन रहे थे, जो भी गुजरात की जो भी लीडर थे उनकी मीटिंग थी सुरेश भाई जी की, तो उनको गुजराती से हिंदी बोलने में थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जेएमबीडी में आए तो उन्हें हिंदी सीखी। तो जब वो लोग हिंदी सीख सकते हैं, जैसे गुजराती बंगाली लोग हिंदी बोलना सीख सकते हैं, तो क्या हम लोग गुजराती बंगाली नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं ना। तो क्या है, हम इस बिजनेस को नहीं सीख सकते? इसको भी सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं? अगर हमारे अंदर प्रेरणा हो, हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, तो हम सीख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पहले महिलाएं घर संभालती थी, थोड़े थोड़े चेंजेस आए, नौकरियां करने लगी, घर तो बदलाव आया ना। घर से जो हाउस वाइफ होती थी वो फिर
नौकरियों पे आ गई, सर्विस पे आ गई, सर्विस करने लगी। और इसी के चलते चलते फिर महिलाएं धीरे धीरे अपने छोटे छोटे बिजनेस भी चालू किए। जब हम छोटे छोटे बिजनेस चालू कर सकते हैं तो क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते? क्या हम जेएमबीडी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब देखती हूँ कि अलका जी को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अलका जी मतलब जब वो अपनी बताती हैं कहानी कि वो एक हाउस वाइफ थी और सिलाई का काम करती थी। तो सिलाई का काम करते करते जब वो एक रॉयल्टी अचीव कर सकती हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। वो भी तो एक महिला है, उनके पास भी तो यही 24 घंटे हुआ करते थे। उनके भी तो कोई अलग से हाथ पैर जो हमारे हैं वही उनके भी हैं, लेकिन उनने अपनी अपनी इच्छाएं जागृत की और वो हर सिस्टम से चली। उनने सभी का सपोर्ट लिया और जेएमबीडी बिजनेस की गहराइयां समझी और वो आगे बढ़ती चली गई। तो इन्हीं सारी बातों को के चलते मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा जी का सबसे पहले करना चाहूंगी, जिनने इतना अच्छा बिजनेस, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्लान जो हम लोगों को दिया है। इसे हम जब किसी को समझाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जो 1-2 पॉइंट इसके हैं, एक 50% अवेयरनेस वाला, एक स्टोर का 2% का जो आता है जब स्टोर हम खुलवाते हैं, तो उसका जो भी है, जब हम किसी के सामने ये बातें रखते हैं ना, तो सामने वाला ये कहता है कि भाई इतना अच्छा, मतलब जिंदगी भर 50% आएगा। तो हमें बड़ा गर्व होता है, हाँ बिल्कुल आएगा। तो दत्ता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। उसके बाद ओम सर जो हर समय हमें सपोर्ट करते हैं। आज भी ओम सर की मीटिंग के लिए सर ने मुझे बोला तो सर ने मुझे काफी चीजों के बारे में बताया और उनने पहले मुझे सुना और फिर उनने अपनी कुछ बातें मुझे बताई और समझाई। तो जैसे ओम सर आज मेरे साथ कर रहे हैं, जैसे ओम सर मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी आगे चल के अपनी टीम के साथ यही करूंगी जो मैं ओम सर से सीख रही हूँ। उसके बाद मुझे रमेश सर जब भी ग्वालियर आते हैं उनका भरपूर सपोर्ट हमारे साथ रहता है और वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है और काफी इम्प्रेस्ड भी हूँ मैं उनसे कि उनकी बातों में बहुत ही मिठास रहती है। और जैसे कि आरती जी ने भी बताया कि ओम सर वो सॉरी मुकेश रमेश सर से ही वो प्रभावित हुई, क्योंकि रमेश सर ने जब वो पहले आई थी तो उनकी काफी एकदम फैमिली के उनकी जो भी जिस चीज से वो दुखित थी उसी उन्हीं बातों को लेकर सीख करे सर ने उनसे बातचीत करी और बिजनेस के बारे में कुछ भी ज्यादा बातचीत नहीं करी थी। तो बस इन्हीं चीजों को चलते हुए मुकेश सर मेरे ग्रेट अपलाइन है जो कि दिल्ली से आकर ग्वालियर मेरा सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी सर यहाँ आ जाते हैं तो मैं सर को आराम से, मतलब मैं सर का जब तक मेरी को सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती हैं, सर मुझे ये सीखना है, सर मुझे ये बताइए, सर मुझे ये बताइए, तो सर अगर रात का 1 बज जाए 2 बज जाए फिर भी सर मेरे और मेरे हस्बैंड को सारी चीजें सिखाते रहते हैं। कभी ये मना नहीं करते कि नहीं अब मैं थका हूँ कि अब मुझे सोना है। और इसी के चलते अलका जी भी बार बार ग्वालियर आती हैं और हर महीने उनका टूर मेरे यहाँ जरूर रहता है। वो ग्वालियर जब भी वहां से चलती हैं तो 2 दिन का कह के चलती हैं कि सिर्फ 2 दिन का टाइम दूंगी, लेकिन फिर भी मैं उनका टाइम ज्यादा से ज्यादा ले ही लेती हूँ। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे कुछ भी शिकस्त मुझे दिखाई नहीं देती है। मुझे ऐसा ऐसा लगता है उन्हें कि बस बिजनेस में आप सीखो और कभी ना कभी आप इस ग्वालियर को अपने हैंड ओवर ले लो, तो फिर मैं आप पे इतना ट्रस्ट कर लूं कि दीपा जी वहां पे सब संभाल लेंगी। उनके हमेशा यही वो रहते हैं। और जैसे कि ओम सर का, रमेश सर का, अलका जी का, मुकेश सर का और पंकज सर से अभी तो मैं एक ही बार अमृतसर में ही मिली हूँ, तो पंकज सर से अभी मेरी ज्यादा बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और दत्ता जी का भी। और मैं सभी का सपोर्ट जो मुझे आज मिल रहा है जेएमबीडी में वो मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और मैं बस सभी गुरुओं से विनम्र निवेदन करूंगी, सर आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें देते रहें। और जैसे मेरी टीम धीरे धीरे ग्वालियर में बढ़ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से मेरी टीम अगर बढ़ती रही तो मैं एक दिन आपके सपनों पर जरूर खरा उतरूंगी।
जो भी सपने आपने मेरे लिए सर, ओम सर, आपने जो भी सपने मेरे लिए देखे हैं, मुकेश सर, अलका जी, रमेश सर, मैं उन पे बिल्कुल उन पे एकदम खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बिजनेस में आकर मुझे। एक मान सम्मान मिल रहा है, जो मान सम्मान शायद मेरे परिवार में रहकर और मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी रिलेटिव है, उनमें रहकर मुझे वो मान सम्मान कभी नहीं मिल पाता, और ना ही अभी तक मिला है। हम जिस जिंदगी को जी रहे थे उसमें हमें अभी तक कोई भी मान सम्मान इस तरीके से नहीं मिलता था। सिर्फ हाँ, ये जाना जाता था कि हाँ भाई, मतलब अपने पिता के नाम जाने जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं अपने नाम से जानी जा रही हूँ। कि मतलब दीपा जी का जब जो भी मेरे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी मेरा वहां से ऑर्डर आता है, या जो भी मेरा व्हाट्सएप पे जो भी चलता है, तो दीपा जी के नाम से, तो मैं अपने नाम से जाने जा रही हूँ। जो नाम मेरे माता पिता ने मुझे कभी मेरे पैदा होने के बाद मुझे दिया था, तो वो नाम आज एक बहुत ही अच्छे स्तर पे है। और बहुत अच्छे स्तर पे जब मैं अपने नाम से जानी जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं आज जेएमबीडी बिजनेस में आकर अपने नाम का इतना अ, मेरा नाम इतना आगे आ रहा है, मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। ग्वालियर के नाम से मैं जानी जा रही हूँ, सरोज जी मेरे साथ मेरे ग्वालियर के नाम से जानी जा रही हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन्हीं सारे शब्दों को के साथ चलते मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।